Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with one more new lecture. We are going to study about class 10th Geography chapter 2 which is Forest and Wildlife Resources. तो आज हम Geography का chapter 2 continue करेंगे. So let's start the lecture. फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. सो फ्लोरा बेसिकली किसको बोलते हैं? प्लांट कम्युनिटी को. फाइन. एंड फौना इज द एनिमल कम्युनिटी. क्लियर? सो इन दोनों वर्ड्स को आप समझ लो. Flora and fauna, plant and animal community respectively. So India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. India बहुत ही ज़्यादा diverse country है in terms of flora and fauna, the biological diversity we are talking about. Different varieties of forest and wildlife resources are found in India. Some estimates suggest that at least 10% of the India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. So India में इतनी ज़्यादा diverse है flora and fauna कि हमें जो maximum जो हमें मिलते हैं species flora and fauna के world में, उसमें से हमें maximum जो है India में भी पाए जाते हैं. लेकिन अभी क्या situation है कि ये threatened list में हैं. फाइन, कि दे हैव अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. फाइन. सो एटलीस्ट 10% जो इंडिया का रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है एंड 20% जो मैमल्स हैं वो करंटली अभी थ्रेटेंड लिस्ट में हैं, एंडेंजर्ड हैं. सॉरी. बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, a very important organization. Fine. तो IUCN का काम क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. आप इनकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं कि क्या क्या वेरियस प्रोग्राम्स रन करते हैं वर्ल्ड वाइड. फाइन. तो IUCN ने जो क्लासीफाई किया है तो उस क्लासिफिकेशन को अब हम पढ़ेंगे. फाइन. पहला है नॉर्मल स्पीशीज. ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एज पर IUCN. IUCN क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए. तो नॉर्मल स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज उस पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, कि अभी वो इनफ हैं अपने सर्वाइवल के लिए. बहुत मतलब जैसे फ्यूचर आने पे वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, एकदम से वैनिश नहीं हो जाएंगे. तो उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स. साल एंड पाइन आर ट्रीज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. फाइन. फ्लोरा एंड फोना बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं ना. तो नॉर्मल स्पीशीज कौन सी हैं? कि जिनकी पॉपुलेशन अभी इनफ है उनके सर्वाइवल के लिए. फाइन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज. सॉरी. दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि खतरे में है अभी. द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स that have led to a decline in their population continue to operate. अगर कोई स्पीशीज है, उसकी पॉपुलेशन है, फाइन, अगर वो पॉपुलेशन क्या है? डिक्लाइन कर रही है ना. पहले वो 10 लाख थे, अब वो नंबर्स में 10,000 रह गए, 5,000 रह गए, 1,000 रह गए. तो ये क्या है? पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है. तो जैसे जैसे किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है उस हिसाब से हम उसे स्पीशीज लिस्ट में कैटेगराइज करते हैं. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से हैं? जो जिन पे एक्सटिंक्शन का डेंजर है. एक्सटिंक्शन मतलब कि एक दिन वो वैनिश हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे. फाइन. सो एग्जांपल्स क्या हैं? सच स्पीशीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाओ, संगाई,
तो ये सारे जो स्पीशीज हैं दीज आर ऑन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज। These are species whose population has declined to the levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. So vulnerable species कौन से हैं कि अगर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू हो रहे हैं जो कि पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये जो स्पीशीज है वल्नरेबल, ये कहाँ मूव कर जाएंगे? एंडेंजर्ड कैटेगरी में। फाइन, तो पहले वल्नरेबल है, बाद में एंडेंजर्ड कैटेगरी है। एक स्पीशीज की पॉपुलेशन सपोज डिक्लाइन हो रही है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स एनवायरनमेंट की वजह से, ह्यूमंस की वजह से, तो वो क्या पहले वल्नरेबल स्पीशीज बनेंगे एंड फर्दर अगर नियर फ्यूचर में उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा डिक्लाइन हुई तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। गैंगेटिक डॉल्फिन हमारा क्या है? आई होप यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ये वो डॉल्फिन्स हैं जो गंगा रिवर में मिलती है हमें, एंड इसको ये हमारी सॉर्ट ऑफ नेशनल मरीन एनिमल है। फाइन, तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था गैंगेटिक डॉल्फिन। सो इट इज़ ऑल्सो अ वल्नरेबल स्पीशीज। फाइन, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या है? रेयर स्पीशीज। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable categories if the negative factors affecting them continue to operate. फाइन, वो स्पीशीज जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है, ऑलरेडी जो है स्मॉल पॉपुलेशन है, वो मूव कर सकते हैं वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में अगर वही नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं कंटिन्यू करते हैं अपने ऑपरेशंस में। फाइन, अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स जो कि एक स्मॉल पॉपुलेशन को डिक्लाइन करते हैं ताकि वो मूव कर जाए वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड में, तो रेयर स्पीशीज भी क्या है? इसी का पार्ट है। फाइन, एग्जाम्पल्स क्या हैं? हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रेयर स्पीशीज के, कि ऑलरेडी इनकी कम पॉपुलेशन है और अगर ऐसे ही नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू परसिस्ट तो ये क्या होंगे? मूव कर जाएंगे दूसरी कैटेगरीज में। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज। These are species which are only found in some particular areas. Fine? ये वो species है। endemic क्या है? belonging to a particular region, एक particular area में ही वो species मिलती है। तो ये वो species हैं जो कि सिर्फ एक particular area में ही मिलती हैं, isolated by natural और geographical barriers. Suppose कोई चीज़ है जो आपको अंटार्कटिका में या आर्टिक में मिल रही है, या कहीं जहाँ जोग्राफिकल बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन की एंडेमिक स्पीशीज़ होगी। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे अंडमान टील इज एंडेमिक टू अंडमान ओनली। फाइन, ये अंडमान आइलैंड्स में ही मिलते हैं, सो दीज आर एंडेमिक। निकोबार पीजन, ये सिर्फ क्या है? निकोबार रीजन्स में मिलते हैं। अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है? एंडेमिक स्पीशीज हैं जो पर्टिकुलरली एक ही हैबिटेट, एक ही रीजन में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये आपको दूसरे रीजन्स में नहीं मिलेंगे। सो एंडेमिक बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर रीजन्स। नेक्स्ट कौन से हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये वो स्पीशीज हैं विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे वर फाउंड अर्लियर। तो ये वो स्पीशीज हैं जो पहले जिस रीजन में मिलते थे अब वो वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। मे बी ड्यू टू एनवायरनमेंट और ह्यूमंस और मैनी अदर फैक्टर्स वो क्या है? वैनिश हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं वहाँ से। दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सो अ स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। तो स्पीशीज जो है वो किसी लोकल एरिया से भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। मान लो कि जैसे एशियाटिक चीते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट हैं इंडियन रीजन से, वो सिर्फ ईरान वाले रीजन में मिलते हैं, तो वो हमारी कंट्री से क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं।
फाइन, तो किसी कंट्री से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे ना पाए जाते हों, या फिर अर्थ एज अ होल पे भी ना मिलते हों। तो वो स्पीशीज जो कि पहले जिस रीजन में मिलते थे अब वहाँ पे उनके कोई ट्रेसेस नहीं है, अब वहाँ पे वो स्पीशीज नहीं पाए जाते, उनको हमने नाम दिया कि दोज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एग्जाम्पल्स क्या है? एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। एशियाटिक चीता आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज फॉर आवर कंट्री एंड इन फैक्ट ये ईरान में बहुत ही फ्यू क्वांटिटीज़ में ही मिलते हैं। एंड रिसेंटली हमने इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। नामीबिया से क्या है, अफ्रीका में जो नामीबिया का रीजन है वहाँ से जो है चीता रीइंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में इन एमपी इन कूनो नेशनल पार्क। सो फाइन, तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं हम उनको रीइंट्रोड्यूस कर सके इंडिया में। सो ये हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ा स्पीशीज़ का अकॉर्डिंग टू IUCN। फाइन, इस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम याद रखना। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अ फ्यू एक्सटिंक्ट रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ना कि एंडेंजर्ड, रेयर, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, नॉर्मल स्पीशीज, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फाइन, what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? तो ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होता है? तो हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में जब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उस टाइम जैसे मान लो ट्रेन का काम चल रहा है, ट्रेन के रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, तो वहाँ पे क्या है, वुडन प्लैंक्स यूज होते थे। तो वो वुड कहाँ से लाएंगे? फॉरेस्ट को कट कर देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन पॉलिसीज थी, जैसे रेलवेज का एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, लैंड कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, पेड़ पौधे चले गए, एंड वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे, जो स्पीशीज रहती थी, वो भी चले गए धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों ही क्लियर होते जा रहे हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, माइनिंग के लिए बहुत लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, सो उसके लिए भी क्या है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हुआ एंड धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ जो है वैनिश होती गई। सो पहला इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे फ्लोरा एंड फौना को। Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. Independence के बाद भी एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ, लैंड चाहिए थी, जो लैंडलेस थे उनको लैंड दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो धीरे धीरे क्या है, अगर ज़्यादा लैंड चाहिए तो फॉरेस्ट को ही क्लियर किया जाएगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी यही चीज़ फॉलो हुई कि हमें खेती करनी है तो उसके लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, तो फॉरेस्ट को क्लियर करते जाओ। सो ये पॉलिसीज़ क्या है, कंटिन्यू हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो इनकी वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। तो पहला रीज़न क्या है कि बिकॉज ऑफ कॉलोनियल पीरियड एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इट लेड टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation. झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको। ये एक टाइप है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का। ये बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, काफ़ी जगह ये प्रैक्टिस होता है, जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या करते हैं कि मान लो ये एक लैंड है, इस पे पहले उन्होंने खेती करी, फाइन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, एंड जब यहाँ से उन्हें क्रॉप्स मिल गए तो क्या करेंगे, इस रीजन को बर्न कर देंगे, फाइन, इस पूरे रीजन को क्या करेंगे, जला देंगे, एंड जलाने के बाद वो क्या करेंगे, दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो इससे क्या है, डिग्रेडेशन हुआ है सॉइल का, फर्टिलिटी लूज हुई है,
एंड डिप्लीशन भी हुआ रिसोर्स का। सो ये भी एक रीज़न था कि झूम कल्टिवेशन स्लैश एंड बर्न, पहले यहाँ पे खेती करी, फिर उसको बर्न कर दिया, क्लियर कर दिया लैंड को, एंड वो दूसरी जगह पे मूव कर गए। सो दिस इज द सेकेंड रीज़न। वी आर स्टडिंग अबाउट द नेगेटिव फैक्टर्स। फाइन। Large scale developmental projects have also contributed significantly to the loss of forest. जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल इश्यूज हमारे यहाँ पे चले, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ उसकी वजह से भी हमें क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट होना था, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया। फाइन। और अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा भाई, हम तो डेवलपमेंट के लिए उसको धीरे धीरे फिर से डिग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह से 1951 से क्या हुआ, हमने इतना सारा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो क्लियर कर लिया क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना था। माइनिंग क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। अगर माइनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे एक बहुत लार्ज, बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट है, एंड वहाँ पे पहले वो लैंड क्लियर किया जाता है एंड उसके बाद क्या है वहाँ पे माइनिंग होती है। एग्जाम्पल देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल पे, यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग होती है एंड ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड है। It has disturbed the natural habitat of many species. माइनिंग जब होती है, जब वहाँ पे सपोज एक्सप्लोजन करेंगे तो उससे क्या है, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ के जाने लगते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी लैंड छोड़ के, वहाँ से अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के वहाँ से मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे। फाइन। सो ये भी एक रीज़न है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. ये भी important factors हैं जो कि depletion करते हैं। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ग्रेजिंग जैसे मान लो आपने कैटल्स को, शीप को अगर किसी हरी भरी घास में छोड़ दिया तो वहाँ से वो क्या करेंगे, सारा अपना घास और जो भी ग्रीनरी होगी उसको खा लेंगे। तो उससे क्या हुआ, लैंड पे जो ग्रीन कवर था वो धीरे धीरे वैनिश होता जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। फ्यूल वुड कलेक्शन जो मैक्सिमम रूरल एरियाज़ में हम आज भी देखते हैं कि जो लेडीज़ बहुत दूर तक जाती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठे करके लाती हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वुड लेके आएंगी। वुड क्या है, मैक्सिमम उनके पर्पस को सॉल्व कर देता है। फाइन। फ्रॉम कुकिंग एंड हीटिंग, सो वुड सर्व्स इट इज यूज फॉर मल्टीपर्पज एक्टिविटीज़। तो उससे क्या हो रहा है कि लकड़ियाँ लेके आएंगी तो पेड़ से लकड़ियाँ काटेंगी, तो क्या है, पेड़ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक फैक्टर है विच इज़ लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और क्या रीजंस हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटीज। तो हमने इतने सारे रीजंस डिस्कस किए। कुछ और क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग। शिकार करने के लिए एनिमल्स का शिकार जो किया जाता था तो उसे एनिमल्स को मार देंगे, उनकी पॉपुलेशन कम होगी, तो ये भी क्या है, डिप्लीशन हो रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, पोचिंग को प्रोहिबिट किया है, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया है। बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड्स भी हमने अडॉप्ट किए हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है एंड वैनिश होता जाता है वो फ्लोरा एंड फौना वाला रीजन। फाइन। सो इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। Other important causes of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. So कुछ और factors क्या है कि inequitable consumption of resources, जो poor और rich हैं उनको equal consumption उनका नहीं हुआ कि poor के पास less consumption था तो rich के पास ज़्यादा था हमेशा से। तो consumption क्या है, inequitable है। Differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation.
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक और कॉज क्या है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। फाइन, सो ऑफ ओवर पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में, ये भी एक कारण है कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ, डिप्लीशन ज़्यादा हुआ रिसोर्सेज का। सो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो हमने क्या डिस्कस किया कि नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, फ्लोरा एंड फौना को, इंडिया के रिच बायोडाइवर्सिटी को। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो हमने इतने सारे रीजंस देखे कि क्यों डिप्लीशन हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमें कंजर्व करना है अपने रिसोर्सेज को। फाइन, यूएन जो एक एजेंसी है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देती है, तो उसमें भी इस बात पे फोकस है कि वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ऐसा नहीं कि आज जो प्रेजेंट जनरेशन हम सारे रिसोर्सेज खत्म कर दें और आने वाली जनरेशंस के पास कुछ भी ना बचे। सो ऐसा नहीं है, एक जुडिशियस वाइज यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। सो देयर अराइजेज द नीड ऑफ कंजर्वेशन कि हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। जैसे मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं कि हम जिससे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। सो कंजर्वेशन से क्या है कि हम हमारी जो डाइवर्सिटी है, रिच डाइवर्सिटी, उसको प्रिजर्व करेंगे एंड हमारी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, पानी, हवा, मिट्टी, इन सभी को हमें कंजर्व करना है। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। हमें सॉइल को कंजर्व करना है, उससे क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम बेटर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे ताकि उनकी जो स्पीशीज की ग्रोथ है, ब्रीडिंग हो, वो एक बेटर तरीके से हो पाए। सो ओवरऑल फोकस क्या है हमारा यहाँ पे, कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसमें से 33% एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए। तो हमें क्या इस स्टेप को अचीव करना है, धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, कंजर्वेशन मेथड्स को अडॉप्ट करना है। सो नेक्स्ट क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, कौन से ईयर में, 1972 में। फाइन, सो 1972 देखो कितना अर्ली जो है इंडिया में एक्ट्स बने हैं इस चीज़ को लेके कि एनवायरनमेंट पे फोकस हो, वाइल्ड लाइफ पे फोकस हो। तो 1972 में एक्ट आया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फाइन, सो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं इसमें। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई गई कि ये जो एनिमल्स, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, इनको हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो पोचिंग बैन किया, हंटिंग बैन किया। सो इस तरीके से क्या है कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, फाइन, remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। तो इस एक्ट में गाइडलाइंस कैसे बनाई गई कि हमें प्रोटेक्ट करना है जो बची हुई पॉपुलेशन है ना स्पीशीज़ की, जो बची खुची पॉपुलेशन है इंडिया में, उन स्पीशीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हंटिंग को बैन कर दिया, पोचिंग को बैन कर दिया कि इलीगल जो है पोचिंग मतलब ट्रेड नहीं होगा, कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो जाता है उस ट्रेड को, इलीगल ट्रेड को बैन कर दिया। शिकार नहीं होगा, उसको बैन कर दिया। उनके हैबिटेट्स को, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से क्या है, गाइडलाइंस दी गई हैं एंड एक लिस्ट तैयार की कि इन स्पीशीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। Subsequently, central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries। तो इससे क्या है कि मान लो एक हैबिटेट में
बहुत सारे, जैसे गिर का एग्जाम्पल लो, ठीक है, एशियाटिक लायंस रहते हैं वहाँ पे, तो अगर हमें उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल पार्क है, इनको यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा उनके नेशनल हैबिटाट को जहाँ पे वो रहते हैं। सो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि जिनसे हम कंजर्व कर पाएँ। Central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhino, the Kashmir stag or hangul, 3 types of crocodiles, freshwater crocodile, saltwater crocodile and gharials, the Asiatic lion and others. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए। जैसे ग्लोबल टाइगर प्रोजेक्ट है कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना था एंड वो इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव भी किया है। फाइन, तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगुल। तो इन सभी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ को, जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, हमारा नेशनल एनिमल है, फाइन, इसको प्रोटेक्ट करना है। वन हॉर्न राइनोज को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया है इसके लिए। फाइन, कश्मीर स्टैग और हंगुल जो क्रोकोडाइल्स है, घड़ियाल जो है, घड़ियाल इज अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। फाइन, सो इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। सो इस तरह से इनके वेरियस प्रोजेक्ट्स चलाए गए। एंड most recently the Indian elephant, black buck, chinkara, the great Indian bustard, fine, and the snow leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. रिसेंटली क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ और प्रोग्राम्स चलाए, एलिफेंट को लेके, ब्लैक बक को लेके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली लाइक एंडेंजर्ड स्पीशीज़। राजस्थान का जो वेस्टर्न जैसलमेर रीजन है, जो थार वाला रीजन है, वहाँ पे हमें कहीं स्पॉट होता है। ये तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो हमें क्या है, इन स्पीशीज़ को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। स्नो लेपर्ड के लिए, तो इन सभी स्पीशीज़ के लिए रिसेंटली क्या है, प्रोजेक्ट्स चलाती है गवर्नमेंट कि इनको प्रोटेक्ट करो, इनको कंजर्व करो। तो इनको या तो फुल या फिर पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, कि इनकी हंटिंग ना हो, इनका कोई शिकार ना करे, इलीगल ट्रेड ना हो इनका। तो इन सभी से क्या है, इनको प्रोटेक्शन दी गई है, इन सारे स्पीशीज़ को। एंड वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रन किए गए हैं। फाइन, the conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its component. हमें biodiversity at a large, at a whole को conserve करना है। सिर्फ एक component को बचा के हम क्या करेंगे, हमें पूरी biodiversity को conserve करना है। Fine? Types and distribution of forest and wildlife resources. So अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन के लिए। उससे पहले हमने स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था जो IUCN का क्लासिफिकेशन है। एंड अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि क्या टाइप्स है और कैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इंडिया में मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फाइन, तो इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है, हमारे पास कैटेगरीज हैं। फाइन, सो वी हैव 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है रिजर्व्ड फॉरेस्ट की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, रिजर्व मीन्स द एरिया इज रिजर्व्ड। फाइन, सो इस एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। सो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. फाइन, तो सपोज ये फॉरेस्ट लैंड है, ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है, तो मोर देन हाफ। फाइन, तो इसके 50% से ज़्यादा एरिया को हमने क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट
डिक्लेयर कर दिया है एंड यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है एंड बाकी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये वो फॉरेस्ट हैं जिनको कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो 1/3 एरिया जो है वो किस में आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कंजर्व करता है, मैनेज करता है इन सभी फॉरेस्ट को एंड यही डिक्लेयर करता है कि कौन सा एरिया जो फॉरेस्ट का है वो रिजर्व में है या प्रोटेक्टेड में है या अनक्लास्ड है। फाइन। सो दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। तो इस तरह से हम जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है उसको फर्दर डिप्लीशन से बचाते हैं क्योंकि यहाँ भी जो है एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो यूजुअली हम देखते हैं कि मानो सिटीज़ में या गांव में अगर एक मान लो थोड़ी सी जगह में अगर बहुत सारा आपको एकदम से ग्रीनरी फॉरेस्ट जो दिखता है, बहुत सारे पेड़ पौधे दिख जाते हैं, फाइन, तो ये क्या है? एक सॉर्ट ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। बहुत जगह हम देखते हैं ना कि सिटीज़ के बीच में खाली सी जगह है, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में काफ़ी सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो वो क्या है? वो भी एक सॉर्ट ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं वेस्टलैंड्स कॉमनली ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के या फिर कम्युनिटीज़ के भी हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, एक कम्युनिटी के भी हो सकते हैं एंड एक प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reason। तो जो reserved and जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, रिजर्व्ड प्लस रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को इकट्ठे क्या बोला गया? कंबाइंड, कि ये परमानेंट फॉरेस्ट हैं। फाइन। एंड इसको मेंटेन किया जाता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा एंड ऑल्सो फॉर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फाइन। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोला गया? कि दिस आर परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। सो ये कैटेगराइजेशन था फॉरेस्ट का जो कि इंडियन गवर्नमेंट करती है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है एंड किस तरह से कम्युनिटी कंजर्व करती है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। फाइन। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। जो कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, तो फॉरेस्ट उनके लिए उनका घर है। फाइन। वो फॉरेस्ट में रहते हैं, माइनर जो छोटा मोटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करते हैं एंड उसी से जो है वो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो फॉरेस्ट आर होम टू सर्टेन पीपल। So in some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials. तो ये जो local communities हैं जो forest में रहती हैं, forest के आसपास जो रहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? government के साथ मिलके conserve कर रहे हैं क्योंकि forest उनका घर है, अपने घर को बचाना उनका कर्तव्य है, तो वो क्या कर रहे हैं कि forest को बचाना चाहते हैं, conserve करना चाहते हैं। So only this will secure their own long term livelihood, क्योंकि इन्हीं फॉरेस्ट से उनका लाइवलीहुड, उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी जो है इन्हीं फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। फाइन। सो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं लोकल लेवल पे कंजर्व करती हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। जैसे एग्जाम्पल है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, अलवर रीजन में। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो विलेजर्स जो हैं उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने बोला कि देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है एंड यू कैन नॉट परफॉर्म माइनिंग हियर। सो इन मैनी एरियाज विलेजर जो हैं वो खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं अपने इस हैबिटेट को, ताकि
जो है एनक्रोचमेंट ना हो वहाँ पे ज़बरदस्ती का। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 hectares of forest as the Bhairavdev Dakab Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the habitat. फाइन। सो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 1200 हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट का, ये यहाँ पे इनके अपने रूल्स चलेंगे विलेजर्स के, यहाँ पे कोई हंटिंग अलाउड नहीं है, कोई इलीगल एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। तो इस तरह से विलेजर्स क्या है अपनी कम्युनिटी लेवल पे आकर बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं इस हैबिटाट को बचाने के लिए, अपने फॉरेस्ट लैंड्स को बचाने के लिए। एक और एग्जाम्पल है, जैसे चिपको मूवमेंट था हिमालयाज़ में, तो बहुत सारे उस टाइम लोगों ने क्या किया कि पेड़ से जाके ऐसे चिपक गए कि यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज। फाइन। तो उससे भी क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, एंड धीरे धीरे क्या है कम्युनिटी इवॉल्व होती गई एंड दे लर्न द प्रैक्टिसेस। फाइन। सो इट रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, इससे पेड़ ज़्यादा नहीं काटे गए, कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. So इस तरह से क्या है कि विलेजर्स अपने विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करें, जैसे चिपको मूवमेंट का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। फिर जैसे एक और है बीज बचाओ आंदोलन, तो इसमें फार्मर्स और सिटीजन्स के ग्रुप मिलके क्या कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है, अगर आप केमिकल्स और बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको ना यूज़ करो तब भी क्या है डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं। एक और एग्जांपल है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, JFM प्रोग्राम। सो इसमें क्या है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ क्या है इन्वॉल्व होती हैं, बचाती हैं फॉरेस्ट को। प्रोग्राम कब से आया, 1988 से, when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो JFM का पहला रेजोल्यूशन कौन से स्टेट ने पास किया, उड़ीसा ने। JFM depends on the formation of local village institution that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department। तो इसमें क्या करते हैं विलेजर्स, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है जो ख़त्म होता जा रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसके कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेते हैं, लोकल विलेज लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और इसके रिटर्न में जो मेंबर्स हैं इन कम्युनिटीज़ के, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। एंड इसके बदले में जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ पे लोकल जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनको फॉरेस्ट का जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, जो माइनर प्रोड्यूस है, वो मिलता है, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, और कुछ शेयर भी मिलता है। तो इस तरह से जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम भी क्या है, एक सक्सेसफुल अप्रोच है। सो ये लेक्चर हमने आज पूरा कवर कर लिया। हमने इनिशियली देखा कि फ्लोरा एंड फौना क्या है, IUCN के हिसाब से स्पीशीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फॉरेस्ट के क्या टाइप्स हैं इंडिया में, 3 टाइप्स हमने पढ़े, फाइन, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड। कम्युनिटी का क्या पार्टिसिपेशन है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, गवर्नमेंट क्या सेवरल प्रोग्राम्स रन कर रही है, तो इन सब के बारे में हमने आज ओवरव्यू लिया। तो यहाँ पे जो है जियोग्राफी का चैप्टर ख़त्म होता है। सो विल कंटिन्यू दिस सीरीज। सो थैंक यू फॉर द क्लास।